मेरे कदम एक पल के लिए लड़खड़ाए तो सरफराज भाई ने पूछा, क्या बात है, कुछ देख रहे हो? नहीं नहीं, आइए, मैंने अपने निर्णय पर अमल करते हुए कहा, जिससे मैं सरफराज भाई को इस कमरे की रहस्यमय प्रकृति और इस घर के सनसनीखेज मामलों को नहीं बताना चाहता था। असरार मकर की प्रशंसा की गई। मैं बिस्तर पर आ गया। सरफराज भाई भी थके हुए थे। वो लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ इस कमरे में जो घटनाएं घटी थी वे चकरा देने वाली थी। क्या अजीब बातें हुई। रोशनी में मैंने जो चमगादड़ देखा, उसकी आंखें और इंसानी चेहरा, वो न सपना था न मेरा भ्रम। ड्रेसिंग टेबल पर बैठी लड़की मेकअप कर रही थी और फिर उठकर एक दीवार में ओझल हो गया। चमगादड़ जो मेरे चेहरे के ठीक सामने मेरी छाती पर बैठे थे। मुझे ये सब बातें याद आ रही थी। फिर बाहरी हिस्से में क्या हुआ, सब डर का कारण था। कह सकते हैं कि तब तक मुझे इस डर की गहराई का अंदाजा नहीं था। बस और भी भ्रम हो गया और वह सोचता रहा कि आखिर माजरा क्या है। भूत प्रेत आदि से ज्यादा परिचित नहीं था, बस संक्षेप में उनके बारे में सुना था, लेकिन कभी उनके संपर्क में नहीं आया, न ही उन पर कोई ध्यान दिया। सरफराज भाई हमेशा गहरी नींद में सोने के आदी थे। हालांकि यह एक नई जगह थी और कई उलझनें थीं, लेकिन वे आराम से सोए। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वह सोने की कोशिश करने लगा। मन जब तरह तरह के विचारों में डूबा रहता है तो सपने भी। मैंने स्वप्न देखा कि मैं मुसहरी पर गहरी और अचेतन नींद में सो रहा था कि अचानक कुछ सरसराहट से मेरी आंखें खुल गईं। ये सरसराहट दरवाजे की ओर थी। मैंने सरफराज भाई को चौंक कर देखा और वो अपनी गोदी में सो रहे थे और उसी समय कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। सबने एक लंबी आह भरी कपड़े पहने हुए हैं, उनके चेहरे भी ढके हुए हैं, केवल उनकी आंखें खुली हुई हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मैं तुरंत घबरा जाता हूँ। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है। मैं उठना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शरीर लकवाग्रस्त है। मेरी मुशरी के चारों ओर धीरे धीरे छाया आती है। फिर उनमें से एक ने झुककर मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरा मुंह जोर से बंद कर दिया। मैं अपने हाथों से उसकी कलाई पकड़ना चाहता हूँ और उसका हाथ अपने मुंह से हटाना चाहता हूँ, लेकिन दो छायाएं झुक जाती हैं और दोनों तरफ से मेरी कलाई पकड़ लेती हैं और फिर दूसरे लोग मुझे नियंत्रित करने के लिए जुड़ जाते हैं। मैं लड़खड़ा रहा हूँ, लेकिन उनकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वे मुझे मुशरी से उठाकर उसी उठे हुए दरवाजे की ओर ले जाते हैं। मेरी बहुत बुरी हालत है, शरीर भय से कांप रहा है, लेकिन इनकी पकड़ भी काफी मजबूत होती है। उन्होंने अभी भी मेरा मुंह बंद रखा है। एक गलियारे को पार करने के बाद वे बाहर निकलते हैं और अब उनका सामना इस सुनसान और बदनाम इमारत से होता है, जिसकी इस पूरे रहस्यमयी घर में सबसे अनोखी स्थिति है। मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे पैर जमीन में खोद रहे हैं, पत्ते एक अच्छा क्रंच बना रहे हैं। अंत में वे मुझे ले जाते हैं और इस भद्दे भवन के छोटे से दरवाजे से प्रवेश करते हैं। मैंने ये जगह तब देखी जब बिल्ली मेरे हाथों मर गई। फिर भी वह जगह साफ सुथरी और अच्छी रोशनी वाली थी। मुझे लाने वाले काले कपड़े पहने हुए लोग एक दीवार के पास पहुँचे। दीवार में जंग लगा हुआ कांच था, जिसके होने का कोई कारण नहीं लगता था। उनमें से एक ने हत्थे में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया और एक दरवाजा खुल गया, जो काफी चौड़ा था। अंदर एक तेज रोशनी थी और इस रोशनी में दरवाजे के दूसरी तरफ सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं उनके साथ सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों से उतरकर वे उस स्थान में गए जहां वे मुझे ले गए थे। वो एक बड़ा और खुला हुआ कमरा सा स्थान था, जहां नरकट पड़े थे और उन पर 10-11 लोग बैठे थे।
वे काले कपड़े पहने हुए थे, जैसे वे मुझे अंदर लाए थे, लेकिन उनके चेहरे खुले थे और अंदर की तेज रोशनी में दिखाई दे रहे थे। बड़ी विचित्र आकृतियां थीं। आम लोगों का पता नहीं था। मैं एक बड़ी और चौड़ी चटाई पर बैठा था। जब मैंने उठने की कोशिश की तो आसपास खड़े लोगों ने मुझ पर दबाव डाला और मुझे नीचे बिठाया और उनमें से एक ने पहली बार कर्कश स्वर में कहा, चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो रस्सियों से बांध दिए जाओगे। यह एक अजीब आवाज थी। मेरे होश जवाब देने लगे। मुझे लगा जैसे जीवन मेरे शरीर को छोड़ रहा था। वैसे भी मैं बैठ गया। मेरी आंखें आशंकित होकर वातावरण को स्कैन कर रही थीं।